कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रांस चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने क्लोजेट को खोला और उसमें से वो नाइटी निकाली जो वो पंखुड़ी के लिए लेकर आया था। तब जब वो चाहता था कि वो ये नाइटी पहने और उन दोनों के बीच कुछ हो, ताकि पंखुड़ी को दूसरों की ज़रूरत महसूस ना हो, उसकी हर एक ज़रूरत पूरी हो और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चलाए। अब उन चीज़ों को याद करते हुए फ्रांस का चेहरा एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो चुका था। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि वो पंखुड़ी के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहा था, जबकि उसकी झल्ली सी पंखुड़ी तो किसी और से प्यार करना तो दूर, किसी और की तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं सकती थी। वो उस नाइटी को लेकर वापस बेड पर आया और आते ही उसने एक नज़र पंखुड़ी की तरफ देखा। आज वो पंखुड़ी को उस तरह से देखने वाला था जिस तरह से देखने की फिलहाल उसके दिल में खलबली मची हुई थी। ये सोचकर ही फ्रांस को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। एक अजीब सी फीलिंग ने उसे बेचैन कर दिया था। उसकी धड़कनें इस कदर बढ़ती नहीं थी, लेकिन आज सच में जैसे उसे अपना दिल अपने सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हो रहा था। अब तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उसने एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। अचानक ही उसने एक गहरी सांस ली। उसने वो नाइटी साइड में रखी और फिर नीचे की तरफ रखा हुआ ब्लैंकेट ऊपर सरका लिया और पंखुड़ी को पूरी तरह से कवर कर दिया। अब उसके हाथ तो पंखुड़ी के कपड़ों उतार रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी के चेहरे पर थी। वो पंखुड़ी के करीब जाना चाहता था। सच में वो अपनी बीबी को प्यार करना चाहता था, जिस तरह से शायद कोई भी पति अपनी पत्नी को देखना चाहे। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सब वो पंखुड़ी के इजाज़त के बिना नहीं करना चाहता था। जहाँ उसकी आंखों में पंखुड़ी के लिए हसरत नज़र आ रही थी, वहीं पंखुड़ी के लिए रिस्पेक्ट और प्यार भी नज़र आ रहा था। उसने यूं ही बिना पंखुड़ी को देखे ही उसके पूरे कपड़े चेंज कर दिए थे और अब पंखुड़ी साड़ी में नहीं बल्कि नाइटी में थी। फ्रांस ने ये भी नहीं सोचा कि वो जब सुबह उठेगी तो उसको कैसा फील होगा, वो क्या सोचेगी और क्या नहीं। बस उसे अपनी पंखों के कपड़े चेंज करने थे। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी भारी साड़ी पहनकर सोए। साड़ी के साथ साथ उसने उसकी ज्वेलरी भी उतार कर साइड में रख दी थी और अब पंखुड़ी बिल्कुल रिलैक्स होकर सो रही थी। उसे रिलैक्स करने के बाद अब फ्रांस ने अपनी भी शर्ट उतार कर साइड में रख दिया और साथ ही साथ पैंट की जगह लोअर भी पहन लिया। हालांकि वो जानता था कि शायद नीचे तंस और आश्रय उसका इंतजार कर रहे होंगे, वो जो धमाके वाले पटाखे लाए गए थे उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल वो अपनी पंखुड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, पंखुड़ी नींद में कसमसाने लगी और फिर अगले ही पल वो फ्रांस की तरफ करवट लेकर उसके सीने से लग गई। फ्रांस ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। उसने पंखुड़ी के बालों को उसकी गर्दन और उसके चेहरे से हटाया और फिर उसे प्यार से वहां चूमने लगा। पंखुड़ी ने अचानक ही एक अंगड़ाई सी ली तो फ्रांस ने तुरंत खुद को रोका और फिर एक गहरी सांस ली। काश उसकी रोज पीटल जाग रही होती तो वो उसे बताता कि इस वक्त वो कितना डेस्परेट फील कर रहा है। तकरीबन 15-20 मिनट में ही फ्रांस को भी नींद आ गई थी। वहीं सृष्टि प्रलय का इंतजार कर रही थी और जब प्रलय आया तो थोड़ा नशे में था। रूम में आते ही सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। प्रलय ने तुरंत अपने कानों को पकड़ लिया और बोला, आई एम सो सॉरी, पर मेरे दोस्तों ने पिला दी मुझे। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी टीचर मुझे दिवाली का ऐसे पढ़ाती थी। उसमें लिखा होता था कि दिवाली की रात हमें उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो इस दिन शराब का सेवन करते हैं। वो लोग अच्छे नहीं होते। मुझे क्या पता था मेरा खुद का पति उन लोगों में से एक निकलेगा। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, और मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि दिवाली के दिन पटाखे फोड़ना चाहिए और अब मैं उसकी बातों को सीरियस ले लूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पटाखा। ये बोलते हुए जब उसने सृष्टि को हसरत भरी निगाहों से देखा तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई।
लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी करती उससे पहले ही प्रलय बिल्कुल उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था। सृष्टि तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो बेचारी अब कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रात के तकरीबन 12 बजे आश्रय सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने कोशिश तो बहुत कर ली थी, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। तभी उसने फ़ोन पर एक मैसेज आया जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू एंड सॉरी। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि पंक्ति का ही था। उस मैसेज को देखकर आश्रय के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो जानता था कि पंक्ति ओवर थिंकिंग कर रही होगी। वो उसके बारे में परेशान भी बहुत था। वो जानता था कि पंक्ति की गलती नहीं है, लेकिन प्रांस ने जिस तरह से उसे डांटा, वो पक्का घर जाते ही और ज़्यादा रोने लगी होगी। अब तक वो पंक्ति को इतना तो समझ ही गया था। वो सोच रहा था कि अब वो पंक्ति को क्या ही रिप्लाई करे, और फिर कुछ सोचते हुए उसने मैसेज नहीं बल्कि पंक्ति को सीधा कॉल में ही मिला दिया। वहीं पंक्ति ने जैसे ही उसका कॉल आते हुए देखा, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। पंक्ति का मैसेज आने के बाद आश्रय ने उसे फ़ोन मिला दिया था, और जैसे ही सामने से पंक्ति को आश्रय का फ़ोन अपने फ़ोन में आता हुआ दिखाई दिया, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आश्रय का कॉल उठाए या ना उठाए। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं आश्रय उससे नाराज़ तो नहीं हो गया। आज उसकी वजह से आश्रय और प्रांस में लड़ाई हो गई थी। हालांकि वो लड़ाई इतनी सीरियस नहीं थी, वो सिर्फ एक बहस थी, लेकिन प्रांस और आश्रय के लिए वो सच में एक लड़ाई जैसा ही था, क्योंकि उन दोनों के बीच कभी भी कोई बहस होती ही नहीं थी। और शायद यही कारण था कि जब प्रांस उससे बात कर रहा था तो उसने आश्रय को चुप रहने के लिए बोल दिया था, और खुद भी चुप हो गया था, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कुछ कहता तो तकलीफ प्रलय और सृष्टि को ही होती, जो वो दोनों ही नहीं देना चाहते थे। पंक्ति ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ आश्रय का कॉल रिसीव किया। सामने से आश्रय की आवाज़ आई, तुम ठीक हो ना पंक्ति? उसकी आवाज़ सुनकर ही पंक्ति का रोना एकदम से निकल गया था, और उसके रोने की आवाज़ सुनकर आश्रय तुरंत बोला, पानी कब खत्म होगा? पंक्ति उसके सवाल से हैरान हुई। आश्रय ने एक बार फिर से पूछा, तुम्हारे अंदर जो टंकी फिट है उसका पानी कब खत्म होगा? उसका पानी खत्म होगा भी या फिर नहीं? आई मीन तुम ऐसे ही रोती रहोगी या फिर कभी चुप भी होगी पंक्ति? उसकी बात सुनकर पंक्ति ने अब अपने आंसू साफ किए, लेकिन अभी भी उसका सुबकना जारी था। आश्रय ने एक गहरी सांस ली और बोला, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें अपने दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से तुमने कोई गलती हुई भी है तो वो सिर्फ एक गलती है पंक्ति, कोई गुनाह नहीं जिसके लिए कोई तुम्हें कुछ सुनाएगा। आई नो भाई उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई बैड नहीं है। वो बस पंखुड़ी भाभी के मामले में थोड़े से पजेसिव हैं, पर डोंट वरी, जल्दी ही वो भी सब कुछ भूल जाएंगे और तुम भी ये सब चीज़ें भूल जाओ। पंक्ति रोते हुए बोली, पर गलती मेरी ही थी आश्रय जी, मेरे हाथों से ही वो पटाखा नीचे गिरा था जिसकी वजह से आग और भी ज़्यादा फैल गई थी, और मेरी वजह से ही पंखुड़ी भाभी नीचे गिरी थी। उस पटाखे से ही उनका पैर लड़खड़ाया था। आश्रय ने तुरंत पूछा, लेकिन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? पंक्ति ने भी झट से कहा, बिल्कुल भी नहीं आश्रय जी। आश्रय मुस्कुराया और बोला, जब तुमने कुछ जानबूझकर किया ही नहीं तो फिर तुम्हें गिल्ट फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो एक बार तुम पंखुड़ी भाभी से सॉरी बोल देना। आई नो वो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और बहुत ज़्यादा मासूम भी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। देखना वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंक्ति ने बड़े ही मासूमियत से पूछा, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? जैसे मुझे प्रांस भैया ने डांटा वैसे वो मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लगता है। आश्रय मुस्कुराया और बोला, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगी, और अगर फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो तुम एक काम करना, जब भी तुम उन्हें सॉरी बोलोगी तो जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा तभी बोलना।
अगर उन्होंने तुम्हें डांटा भी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। उसकी बात सुनकर अब पंक्ति मुस्कुराते हुए बोली, जैसे आज बचाया था, पर एक बात बताइए ना आश्रय जी, आज आपने मुझे क्यों बचाया? आप तो कहते हैं कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो फिर आज आपने मुझे प्रांस भैया से डांट से क्यों बचाया? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो आश्रय भी हैरान रह गया था। आज तक उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था और वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। लेकिन जिस वक्त प्रांस पंक्ति को डांट रहा था, उसका सच में मन कर रहा था कि वो पंक्ति को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ ले और उसे प्रांस की डांट से बचा ले। फिर बेशक से उसे ही प्रांस की डांट क्यों ना खानी पड़े। वो गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस इसलिए। और अब तुम ये फालतू के सवाल पूछना बंद करो और जल्दी से सो जाओ। कल दिवाली नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कोई छुट्टी दूंगा। कल तुम मुझे टाइम पर ऑफिस चाहिए हो ताकि हम अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। पंक्ति मुस्कुराई और बोली, जी आश्रय जी, गुड नाइट। उसकी बात सुनकर आश्रय भी बोला, गुड नाइट। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने तो अपना फ़ोन साइड में रख दिया था, लेकिन पंक्ति ने अपना फ़ोन अपने सीने से लगा लिया था। उसकी धड़कनें अभी भी तेज़ी से बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होता है, लेकिन आश्रय का उसे प्रांस की डांट से बचाना उसकी फीलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल होता हुआ नजर आ रहा था। मुस्कुराते हुए ही वो बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंखों के सामने आश्रय का चेहरा घूमने लगा। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया। इस वक्त वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर आश्रय भी उसे देखता तो अब तक वो जो बोल रहा था कि उसे पंक्ति से प्यार नहीं है, तो शायद उसे सच में पंक्ति से प्यार हो जाता। वहीं दूसरी तरफ आश्रय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसकी भी धड़कनें बेहद तेज थी, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल था। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में जा चुका था। वहीं सुबह का वक्त पंखुस के रूम में पंखुड़ी आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी और अब उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही वो हल्की सी कसमस आई और उसकी नज़र फ्रांस पर गई। फ्रांस को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे कल रात की बात याद आ रही थी, जब कल रात फ्रांस ने उसे संभाला। हालांकि फ्रांस अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आता था, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस ने उसे इस तरह से संभाला हो। वो सबके सामने उसे गोद में उठाकर अपने रूम में लाया था और रूम में लाकर भी उसने पंखुड़ी को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे पैम्पर करता रहा, उसे संभालता रहा। ये सब पंखुड़ी के लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन तभी अचानक पंखुड़ी को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे अजीब सा फ्रांस के चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने बदन पर लग रहा था। कल रात उसकी साड़ी एकदम कसी हुई थी, लेकिन अब उसे अपने बदन के कपड़े ढीले ढाले से महसूस हो रहे थे। उसने हल्का सा ब्लैंकेट उठाया और खुद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो उठकर बिस्तर पर बैठी। वहीं उसकी हलचल से फ्रांस की आंखें भी खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ देखा। उस सेक्सी सी नाइटी में पंखुड़ी को देखते हुए तो फ्रांस की आंखों में एकदम मदहोशी छा गई थी। इसकी फीलिंग तो बयान भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही पंखुड़ी ने फ्रांस की नजरें खुद पर महसूस की, वो झटके से वापस ब्लैंकेट के अंदर छुप गई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए फ्रांस को देखने लगी। वो तुरंत बोली, मेरा मेरा यकीन कीजिए, सुनिए, मैंने ये कपड़े नहीं पहने हैं। मेरी कोई गलती नहीं है जी। मैंने तो अच्छी खासी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन पता नहीं वो साड़ी कैसे उतर गई और ये नाइटी मेरे बदन पर आ गई। लगता है कोई जादू हुआ है। उसकी बात सुनते हुए फ्रांस के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी स्माइल को छुपाया। उसकी बीबी अगर उसे सामने से खुद को परेशान करने का मौका दे रही है, तो वो भला उस मौके को कैसे ही जाने दे सकता था। वो तुरंत हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। उसे गुस्से से देखकर पंखुड़ी का चेहरा उतरने लगा, क्योंकि इस वक्त फ्रांस का गुस्सा बिल्कुल वैसा था जैसे पहले हुआ करता था, जब वो पंखुड़ी से उखड़ा उखड़ा रहता था। उसके गुस्से को देखकर पंखुड़ी झट से बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए ना, मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं पहना। फ्रांस तुरंत बोला,
कैसे यकीन करूँ मैं तुम्हारी बातों का? हो सकता है कि मुझे सेड्यूस करने के लिए तुमने इसे पहना हो। वैसे भी तुम्हें शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरान रह गई। हाँ, उसे प्राण से शिकायत रहती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो ये सब चीज़ करने के लिए इस तरह से प्रांस को सेड्यूस करेगी। उसकी आंखों में नमी तैर गई और बोली, मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। आप भी जानते हैं मैंने हमेशा वैसे ही रहने की कोशिश की है जैसे आपने मुझे रखना चाहा। जब आपने मुझे इन कपड़ों को पहनने को कहा था तो मैंने इन कपड़ों को पहना था, लेकिन जब आपने मना किया तो मैंने नहीं पहना। मैंने आज भी ये कपड़े नहीं पहने हैं। अगर आपको मुझ पर नहीं है यकीन ना तो ठीक है, मैं आपको ही यकीन दिलाने के लिए आपकी कसम खाती हूँ। सच में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात पर यकीन होगा या नहीं, लेकिन आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों से आंसू बाहर की तरफ आ गए थे और प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। लेकिन अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर उसे अपनी बीवी से कुछ उगलवाना है या फिर उससे कोई बात मनमानी है, तो वो उसे अपनी कसम देकर कुछ भी उससे करवा सकता है। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो पंखुड़ी के चेहरे पर झुकने लगा। पंखुड़ी अभी भी अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और जब प्रांस ने अब उसकी आंसू भरी आंखों को चूमना शुरू कर दिया तो उसकी आंखों से आंसू भी बहना बंद हो गए। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। प्रांस ने बारी बारी से उसके दोनों आंखों को चूमा और फिर उसके आंखों के किनारे से बहते हुए उन आंसुओं को भी अपने होठों से पी लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि ये सब जो किया है वो मैंने ही किया है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और अब प्रांस के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई थी। वो तुरंत बोला, और नहीं तो क्या, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। भला इतनी हैवी साड़ी पहनकर कोई सोता है क्या? अब मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया, और एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पंखुड़ी का दिल तो जोरों से धड़क उठा था। उसकी बात सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद प्रांस के कंधे पर आ गए थे। वो दोनों अभी भी ब्लैंकेट के अंदर थे और अब जिस तरह से प्रांस पंखुड़ी पर झुका हुआ था, सांसों का तूफान दोनों के सीने में चल रहा था। अचानक ही पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आपने खुद ये सब किया और फिर जानबूझकर मुझे रुलाया। मुझे गुस्सा दिखा रहे थे आप। आपको पता है मैं आपके गुस्से से कितना डर गई थी। जाइए, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। प्रांस तुरंत बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात किए बिना रह पाओगी? सीरियसली 1 मिनट नहीं रह पाती तुम मुझसे बात किए बिना, और ना ही मुझे देखे बिना, और तुम मुझसे नाराज़ रहने की बात कर रही हो। पंखुड़ी ने एक बार फिर से मुंह बनाया और बोली, लेकिन इस बार मैं आपसे नाराज़ रहूँगी, क्योंकि आपने मुझे जानबूझकर रुलाया है। पहले तो आप सच में मुझसे गुस्सा होते थे, लेकिन अब तो गलती भी आपकी और गुस्सा भी आप हुए। जाइए, मुझे सच में आपसे बात नहीं करनी। ये बोलते हुए अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो प्रांस चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, सोच लो हॉस्पिटल, बाद में पछताओगी तुम। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारा ये गुस्सा शांत करने में, और ऊपर से तड़पाऊंगा ऐसा कि तुम खुद पछताओगी कि तुम मुझसे नाराज़ हुई ही क्यों। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी हैरान थी कि ऐसा भी वो क्या करेगा। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। पंखुड़ी उसकी तरफ पलटने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। सच ही कह रहा था प्रांस कि वो 1 मिनट भी उससे नाराज़ नहीं रह सकती। लेकिन गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ ही घुमाए रखा तो प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है, तो मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। अब तुम रहना नाराज़, मैं तो बस वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसने अचानक से ही अपने दोनों हाथ ब्लैंकेट के अंदर डाले और पंखुड़ी के कमर और गर्दन पर गुदगुदी करने लगा। हंसते हंसते पंखुड़ी का बुरा हाल हो रहा था। उससे कोई भी चीज़ ज़्यादा हैंडल नहीं होती थी। हंसी भी उसे थोड़ी सी बात पर ही आती थी और फिर हंसते हंसते वो लोटपोट हो जाती थी।
पंखुड़ी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आपसे नाराज नहीं रहूंगी, अब तो छोड़ दीजिए ना। उसकी बात सुनकर अब आखिर प्रांस का कंट्रोल छूट गया और वो हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर पंखुड़ी अपने होठों को अपने दांतों में दबाते हुए अब उसकी तरफ देखती रह गई। प्रांस ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे शिद्दत से चूमने लगा। वो कभी उसके गालों को चूमता, कभी आंखों को, कभी नाक को, कभी माथे को, तो कभी होठों को। पंखुड़ी बस उसके लबों को अपने चेहरे पर महसूस किए जा रही थी और अब प्रांस ने उसके माथे से माथा और उसके नाक से अपना नाक लगाया। उन दोनों की गहरी सांसें अब आपस में उलझ रही थी। पंखुड़ी के चेहरे पर अब धीरे धीरे मुस्कुराहट तैरने लगी थी। हंस हंस कर अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। प्रांस ने कुछ देर बाद उसके चेहरे से अपना चेहरा हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, सावर लेने चलें? पंखुड़ी के होश उड़ गए। सावर लेना मतलब उसका प्रांस के सामने आना, वो भी इस हाल में। कल रात तो प्रांस ने खुद उसके कपड़े बदले थे, लेकिन इस वक्त वो सो रही थी। उसे नहीं पता कि कल रात क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन आज अगर वो प्रांस के सामने बिस्तर से उठेगी तो वो प्रांस की नज़रें खुद पर महसूस कर पाएगी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर प्रांस मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, मेरे साथ सावर नहीं लेना क्या? पंखुड़ी धीमे से बोली, मुझे शर्म आएगी, बस आज का दिन दे दीजिए, उसके बाद पक्का जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। उसकी बात पर प्रांस ऊपर की तरफ उठा और बोला, चलो दिया तुम्हें आज का दिन, लेकिन कल इस वक्त हम दोनों सावर ले रहे होंगे और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। ये बोलते हुए प्रांस के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मेरी शर्ट निकाल दो और हाँ, अपने भी कपड़े पहन लेना। अगर वॉशरूम से बाहर आकर मैंने तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो फिर। उसकी ये आधी अधूरी धमकी सुनकर पंखुड़ी को डर नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। जैसे ही उसे वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, वो तुरंत अब अपनी जगह पर जाकर बैठी। वो खुद को ही देखे जा रही थी। उसने उस नाइटी को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। शर्म से वो डूबे जा रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज़ गूंजी, अब यूं ही खुद को देखती रहोगी या फिर कपड़े चेंज भी करोगी? मैं आऊं क्या तुम्हें चेंज करवाने? जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, उसने वॉशरूम की तरफ देखा जहां दरवाजे पर ही प्रांस खड़ा था। उसे देखकर उसका दिल धक सा रह गया और अगले ही पल वो पूरी तरह से ब्लैंकेट को उछाल कर उसके अंदर चली गई। प्रांस की हंसी छूट गई। उसने एक बार फिर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो इस बार दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने बस हल्का सा झाँक कर बाहर की तरफ देखा। जब उसे पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि प्रांस वॉशरूम के अंदर जा चुका है तो वो ब्लैंकेट से तुरंत बाहर निकली और उसने जल्दी से क्लोजेट के पास आकर अपने लिए टी शर्ट और लोअर निकाला और उसे तुरंत पहन लिया। तकरीबन 10 मिनट बाद ही प्रांस वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़रें पंखुड़ी पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब वो पंखुड़ी के थोड़ा करीब था। वो खुद उस पल को भूल नहीं पा रहा था। वहीं पंखुड़ी उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने आपकी टी शर्ट निकाल दी है, आप अब पहन लीजिएगा। ये बोलते हुए जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाने लगी, प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। पंखुड़ी सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें प्रांस को बाहर तक सुनाई दे रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, नज़र क्यों नहीं मिला रही हो मुझसे? पंखुड़ी धीमे से बोली, वो ऐसा नहीं है, मैं बस वॉशरूम में जा रही थी। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए साथ ही साथ उसे पीछे दीवार से भी लगाने लगा। पंखुड़ी पागल सी होने लगी थी। प्रांस का छूना ही उसके रोंगटे खड़े कर देता था और अब तो प्रांस की नज़रें भी उस पर इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। प्रांस ने उसे पीछे दीवार से लगाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। पंखुड़ी, जिसकी पलकें इस वक्त शर्म के बोझ तले दबी हुई थी, उसने मुश्किल से अपनी नज़रें ऊपर की तरफ उठाई और प्रांस के चेहरे को देखने लगी। प्रांस ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझसे इतना शर्माती क्यों हो? क्या तुम पर मेरा कोई हक नहीं है? पंखुड़ी धीमे से बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्रांस अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुमने कहा तुम्हें शर्म आती है तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें देख भी नहीं सकता।
पंखुड़ी धीरे से बोली, आप मुझे देख सकते हैं, हर तरह से देख सकते हैं, बस मैं ही शर्मा जाती हूँ, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। प्रांश उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे किस करो ना। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फ्रांस ने उसे बहुत बार किस किया था। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं करोगी क्या? पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस अपने हाथों को छुड़ाने लगी। तो फ्रांस ने उसके एक हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर दी। अगले ही पल अब पंखुड़ी ने अपना हाथ फ्रांस के गाल पर रखा और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। फ्रांस की नज़रें अब उसके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी और फिर पंखुड़ी उसके लबों को हल्का हल्का चूमने लगी। वो सच में किसी बच्चे की तरह फ्रांस को किस किए जा रही थी और फ्रांस को एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पंखुड़ी को किस नहीं कर सकता था। फिलहाल वो अपनी रोज पीटल की हरकतें देख रहा था कि वो उसे कैसे किस करती है, और पंखुड़ी की ये बच्चों वाली हरकतें देखकर उसने एक झटके से पंखुड़ी के दूसरे हाथ को छोड़ा। फ्रांस ने अगले ही पल उसके एक हाथ से अपने दोनों हाथों को पकड़ा और फिर अपना दूसरा हाथ पंखुड़ी के गाल और गर्दन पर रखते हुए उसकी बोलती बंद कर दी और उसे शिद्दत से चूमने लगा। पंखुड़ी तो जैसे अपनी जगह पर खड़ी सुन्न सी रह गई। फ्रांस ने उसे किस तो बहुत बार किया था, लेकिन हर बार सॉफ्ट रहता था, पर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर शिकार पर निकला है। थोड़ी देर बाद फ्रांस की नज़रें पंखुड़ी के चेहरे पर थी। पंखुड़ी का पूरा चेहरा लाल था और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोली। लेकिन फ्रांस ने अब एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे कुछ पल यूं ही गहरी नज़रों से देखता रहा। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। पंखुड़ी का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था। वहीं फ्रांस ने अब हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आइंदा से मुझसे दूर मत जाना, वरना करीब लाने का तरीका आता है मुझे और तुम रोक भी नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा थोड़ा सा झुका लिया। फ्रांस मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ हट गया और जाकर आईने के सामने खड़ा हो गया। पंखुड़ी झट से अब वॉशरूम के अंदर भाग गई और फ्रांस रूम से बाहर निकल कर जीमेरिया की तरफ चला गया। वहीं पंखुड़ी जो इस वक्त वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी थी, उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी नज़रें एक पल के लिए पूरे कमरे में घूम गई थी, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि फ्रांस रूम में नहीं है तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी भी हो गई थी और अब वो फ्रांस के कपड़े निकाल रही थी। उसने उसके लिए बिजनेस सूट निकाला और फिर रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आ गई। वो किचन में आई। उसका चेहरा अभी तक लाल था और नीचे सृष्टि, रागिनी और नताशा तीनों उसे घूर घूर कर देख रही थी। उनकी घूरती हुई नज़रें पंखुड़ी खुद पर महसूस कर सकती थी, लेकिन वो उनसे नज़रें मिला ही नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उनकी तरफ देखेगी तो वो लोग उसे कुछ पूछेंगे और फिर वो पता नहीं क्या कुछ बोल देगी, और फ्रांस ने उसे मना किया हुआ था कि ऐसे ही किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है। इसलिए वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। पर बेशक से वो कुछ ना बताए, सृष्टि, रागिनी और नताशा तीनों के दिमाग 5G नेटवर्क की तरफ आज चलते थे और वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि फ्रांस और पंखुड़ी के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं और इस चीज़ से वो तीनों खुश भी बहुत थी। सृष्टि अब पंखुड़ी के पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसने उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसे गौर से देखने लगी। सृष्टि की इस हरकत पर पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो धीमे से बोली, क्या हुआ सासू माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, देख रही हूँ कि कैसी मेरी बहू दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। मेरे तो चेहरे पर अब झुर्रियाँ आने लगी हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो एकदम ग्लो करने लगा है। मुझे भी थोड़ा बताओ ना, आखिर राज क्या है? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी झट से बोली, आपको पता है सासू माँ, मैंने ना कहीं पर पढ़ा था कि जब बीवियों को उनके पति बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उनका चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। शायद मेरे ऊपर भी इसी चीज़ का असर है।
आपको पता है आजकल ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले तो एकदम एटीट्यूड में रहते थे, गुस्सा करते रहते थे, लेकिन आजकल तो बड़ा प्यार करने लगे हैं। आप भी ना ससुर जी को कहो कि वो आपसे बहुत प्यार करेंगे और फिर आप भी एकदम खूबसूरत हो जाओगी मेरी तरह। ये बोलते हुए जब उसने अपनी आँखों को टिमटिमाया तो सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सच में उसे प्रलय से कहना पड़ेगा कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तभी तो वो खूबसूरत होगी, वरना अब तक तो पता नहीं प्रलय क्या ही कर रहा था जो वो खूबसूरत हुई ही नहीं। रागिनी झट से पंखुड़ी के पास आई और उसके कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए बोली, जरा मुझे बताना कि प्रांस ने तुम्हें कैसे वाला प्यार किया। पंखुड़ी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। रागिनी एकदम से हड़बड़ाकर बोली, मेरा मेरा मतलब है कि हार्दिक तो मुझसे दूर रहता है ना, तो मेरा चेहरा भी एकदम काला नीला पड़ गया है। जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे बताऊंगी कि वो प्यार करो जो प्रांस पंखुड़ी से करता है, ताकि मैं भी एकदम खूबसूरत हो जाऊं। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर घूरकर उसे देखा, लेकिन रागिनी ने अपना हाथ झटक कर उसे रोक दिया। वो पंखुड़ी के मजे ले रही थी। नताशा दूर खड़ी हंस रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को दबाया हुआ था ताकि पंखुड़ी को कुछ समझ ना आए। वहीं पंखुड़ी अब सुबह के बारे में सोचते हुए बोली, कल रात का तो मुझे नहीं पता चाची सासू माँ, लेकिन कल रात को तो मैं सो गई थी और आपको पता है कल रात मैं सोई तो साड़ी में थी, लेकिन मैं उठी तो मैंने नाइटी पहनी हुई थी। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस जो दरवाजे पर खड़ा था वो ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी मेरी ग्रीन टी पंखुड़ी, तुम मेरी ग्रीन टी लेकर नहीं आई। उसकी आवाज़ सुनकर ही रागिनी का हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया। वो एकदम सीधी खड़ी हो गई थी। पंखुड़ी ने नजरें घुमाकर अब प्रांस की तरफ देखा और अपना माथा पीटते हुए बोली, जान वो तो मैं भूल ही गई। जैसे ही उसने जान शब्द कहा, सृष्टि, रागिनी और नताशा तीनों की नजरें एक साथ उसकी तरफ घूम गई। पंखुड़ी ने जब उन तीनों की नजरें खुद पर महसूस की तो मासूमियत से बोली, वो इन्होंने कहा कि सुनिए से ज़्यादा इन्हें जान पसंद है, तो मैं जान कहकर बुलाऊं सासू माँ? क्या मैं इन्हें जान कहकर बुला सकती हूँ? सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, जरूर, अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम जरूर अपने पति को इस नाम से बुला सकती हो। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, और हाँ, मैं बाकी सब बातें आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले मैं इनके लिए ग्रीन टी बना दूं। ये बोलते हुए वो जल्दी से अब काउंटर की तरफ बढ़ गई। सृष्टि को छोड़कर नताशा और रागिनी दोनों की नज़रें प्रांस की तरफ घूमी हुई थी और प्रांस उन दोनों को तिरछी नज़रों से देख रहा था। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तनुज फूफू और हार्दिक चाचू को बोलना पड़ेगा कि अपनी अपनी बीवी पर ज़रा ध्यान दे, उनका ध्यान आजकल दूसरों की बीवियों पर ज़्यादा है। रागिनी तुरंत आगे की तरफ आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारी बीवी है ही ऐसी कि उस पर ध्यान देना बनता है। वैसे नाम अच्छा है, जान, क्या मैं भी तुम्हें जान कहकर बुला सकती हूँ? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर किसी दिन मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए अपने रिस्क पर ही मुझे इस नाम से बुलाना। उसकी बात सुनकर रागिनी ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, तुम मेरे लिए प्रांस ही ठीक हो। नताशा उन दोनों की बातों पर हंसी और फिर रागिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे बाहर की तरफ ले गई। सृष्टि भी बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन प्रांस ने अचानक से उसका रास्ता रोक लिया। सृष्टि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। प्रांस कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि ने पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखा और बोली, बहू रानी, जरा अपने पति से भी पूछ लो, अगर उसे ब्रेकफास्ट में स्पेशल कुछ चाहिए तो उसके लिए बना देना। अब से तुम्हें ही उसे संभालना है, मुझसे अब कोई उम्मीद ना रखी जाए। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें अब प्रांस की तरफ घूम गई थी। प्रांस सब कुछ बोल ही नहीं पाया और सृष्टि तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। पंखुड़ी हाथों में ग्रीन टी लिए प्रांस के पास आई और बोली, आपको ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल चाहिए क्या? प्रांस ने अपना चेहरा ना में हिलाया और वहाँ से चला गया। पंखुड़ी ने जब उसके चेहरे पर सीरियसनेस देखी तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसके पीछे जाती उससे पहले ही एक सर्वेंट पंखुड़ी को आवाज़ लगाते हुए बोली, छोटी मालकिन, इसका बता दीजिए क्या करना है। ये बोलते हुए वो अपने हाथों में पकड़े हुए सूखे पोहे की तरफ इशारा कर रही थी। पंखुड़ी तुरंत उस सर्वेंट की तरफ चली गई। वहीं प्रांस बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसकी नज़रें सामने सोफे पर बैठी हुई सृष्टि पर थी।
सृष्टि जानती थी कि प्रांश उसे देख रहा है, लेकिन उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो उससे नाराज़ थी और उसका नाराज़ होने का हक भी था। एक माँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाले, और प्रांश के लिए तो सृष्टि वैसे भी बहुत ज़्यादा पजेसिव थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो चुके थे। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए सर्वेंट के साथ सबको डिनर सर्व करवा रही थी। तभी प्रलय सबकी तरफ देखते हुए बोला, कल नताशा के घर का गृह प्रवेश है और परसों तनिष्क और परीक्षा की शादी की एंगेजमेंट, सब अरेंजमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। परीक्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया था। सब लोग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर में सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था और सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। जहां आश्रय अपने ऑफिस के लिए जा चुका था, वहीं प्रलय और तनुज भी अपने काम के लिए निकल गए थे। प्रांश एक बार फिर से सृष्टि से बात करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकफास्ट होते ही सृष्टि अपने रूम में चली गई थी और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। प्रांश की यही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी बातें ज़्यादा खुलकर बता नहीं पाता था। हालांकि वो शुरू से ऐसा नहीं था। पहले तो वो कभी सी भी किसी को कुछ बोल देता था, लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो बहुत चेंज हो गया था। कहीं ना कहीं सृष्टि को इंतज़ार था प्रांश का, लेकिन प्रांश पंखुड़ी को बाय बोलकर ऑफिस जा चुका था। अभी तकरीबन 2-3 घंटे ही बीते थे कि अचानक से प्रांश के कॉल पर एक कॉल आया। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर पंखुड़ी का कॉल आ रहा था। उसने झट से कॉल रिसीव किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन सामने से जब उसे पंखुड़ी का सुबकना सुनाई दिया तो वो हैरान रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, क्या क्या हुआ बच्चे, तुम्हें ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? उसके सवाल का पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने से उसके रोने की आवाज़ आती रही। प्रांश ने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया था। वो एक बार फिर से बोला, अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं बच्चा तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कहा या फिर घर से किसी का कॉल आया? ये बोलकर उसने कुछ पल पंखुड़ी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब पंखुड़ी ने जवाब नहीं दिया तो प्रांश गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, मैं बस अभी आ रहा हूँ, तुम रोना मत बच्चा। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अगले ही पल उसने सृष्टि को फ़ोन मिला दिया। साथ ही साथ वो अपने केबिन से बाहर भी निकल गया था। सृष्टि ने उसका कॉल रिसीव किया ही नहीं। प्रांश के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा। वो गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन पंखुड़ी इस वक्त अपने हाथ में तकिया लेकर बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने तकिए को पूरी तरह से अपनी बाहों में दबाया हुआ था, जैसे वो अपने पेट को दबाने की कोशिश कर रही हो। बड़ी मुश्किल से वो बिस्तर से उठी और इधर उधर टहलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और प्रांश अंदर की तरफ आया। प्रांश ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। पंखुड़ी ने रो रो कर अपना पूरा हुलिया बिगाड़ रखा था। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल थी और मेकअप भी सारा खराब हो चुका था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, क्या क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसी रो क्यों रही थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। क्या हुआ मुझे बताओ ना। किसी ने कहा है क्या तुमसे कुछ? कुछ अगर कहा भी है तो तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रही। प्रांश उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसका रोना और भी तेज हो गया। प्रांश को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी रोज पिटल रो क्यों रही है, लेकिन उसे उसके आंसू देखकर बहुत तेज बेचैनी हो रही थी। धड़कन रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। आखिर पंखुड़ी के इतना ज़्यादा रोने की वजह क्या है? क्या हुआ होगा पंखुड़ी के साथ? क्या प्रांश अपनी पंखुड़ी को संभाल पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।